the best. You can be the King Kong banging on your chest. तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गेमिंग डी पे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट लाइफ या तो मेडिकल स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी पार्ट। जब आप कॉलेज जाते हो, सबसे पहली चीज़ आपको जो ज़रूरत पड़ती है या तो बच्चे के दिमाग में आता है कॉलेज जाएंगे नया लैपटॉप खरीदेंगे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ लैपटॉप बाइंग गाइड। ठीक है, तो पहले दोस्तों हम ना स्टूडेंट्स को 3 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, वो होगा एक प्रोग्रामर, एक गेमर और एक है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल सीधा सा स्टूडेंट, मतलब कुछ भी, मतलब उसको बस काम से मतलब है, पीपीटी बनाएगा या वगैरह वगैरह। आपको आगे बताऊंगा मैं, आप देखते रहिए। सो दोस्तों, पहले हम आते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वो है प्राइस। क्योंकि मम्मी पापा बच्चों के सब स्कॉलरशिप वाले बच्चे नहीं होते, तो 20K to 30K दिखेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा बजट होता है, नॉर्मल बजट, जिसमें हर माँ बाप आसानी से राज़ी हो जाता है। ठीक है, तो प्रोग्रामर पे आते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए आपको बेसिक चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30K में i3 चाहिए होती है। ठीक है, इंटेल i3 या राइजन 3। लोग सोचते हैं इंटेल ज़्यादा अच्छा है, पर दोस्तों मैं आपको मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको बताऊंगा सच बात कि राइजन 3 होता है जो उसकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, जो भले ही ये बैटरी थोड़ा ज़्यादा खाता है, चलो मान लिया, पर प्रोसेसिंग स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। आप क्लॉक स्पीड देखेंगे i3 की जनरली हमें मिलती है 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की, जनरली जो लैपटॉप्स में होती है। पर उसी सेम प्राइस में राइजन 3 का होता है 3.4 गीगाहर्ट्ज़, और आप इस ओवरक्लॉक करके इसको आप अप टू 4 तक ले जा सकते हैं। हालांकि ओवरक्लॉकिंग बहुत बड़ी बात होती है, पर आप कर सकते हैं, 3.4 गीगाहर्ट्ज़ तक ले जा सकते हैं। अब आता है गेमर पे। गेमर पे मैं बता रहा हूँ आपको, सच बात बता रहा हूँ, 20 to 30K में कुछ नहीं मिलेगा, 0/लूल। नॉर्मल लैपटॉप पे अरे भाई बढ़िया से मिल जाएगा, सेम चीज़ आपको करनी है, i3 लेनी है। ठीक है, प्रोसेसर पहले। अब आ गए हम SSD पे आते हैं। SSD जो होता है वो हर लैपटॉप में बहुत ज़रूरी है आजकल। ठीक है, SSD तो मस्ट है। ठीक है, क्योंकि SSD क्या होता है, आपके नॉर्मल मैग्नेटिक टेप्स में स्टोर होती हैं डेटा, पर SSD क्या करता है, इनको छोटे छोटे चिप्स में स्टोर करता है, जिससे आपको कंप्यूटर का एलोकेशन बोलता है कि अरे यहाँ पर है, यहाँ से निकाल ले। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल हार्ड डिस्क में उस कंप्यूटर को पूरा ढूंढना पड़ता है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, पता नहीं। तो SSD की बात थी। SSD तो हम मिनिमम आपको 256 GB होना ही चाहिए। ठीक है, इन दोनों में, नॉर्मल में 256 GB होना ही चाहिए। क्योंकि और इसमें तो भाई बिना SSD के आप बोल सकते हो बेकार ही है ख़रीदना। मैं पहले ही बोल दूँ दोस्तों, गेमिंग लैपटॉप आपका हमेशा बजट आता है 50 हो सकता है, 40 to 50K हो सकता है, या तो 50 to आप कह सकते हैं 90 एंड अबव। ठीक है, ये हमेशा इतना ही रेंज में मिलता है, मिनिमम 45 तो जाएगा ही। तो आप इस अभी प्राइस 20 to 30K में गेमिंग लैपटॉप छोड़ दीजिए। तो फिलहाल आते हैं हम इस पे SSD पे थे। SSD पे आपको 1 GB तो हो ले ही सकते, 1 TB, सॉरी यार मैं भी पागल हूँ, 1 TB तो आपको लेना ही है। 1 TB लोगे तो चलेगा, वरना 256 होना चाहिए, प्लस HDD होना चाहिए। ठीक है, HDD होना चाहिए 1 TB, क्योंकि स्टोरेज, गेम्स बहुत बड़े बड़े आते हैं। ठीक है, आजकल नए नए लेटेस्ट जो गेम्स होते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े आते हैं, इसलिए आपको 1 TB तो स्टोरेज चाहिए ही चाहिए। हमारे प्रोग्रामिंग का क्या है भाई, बस 256 GB बहुत होता है, क्योंकि आप 256 GB में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखोगे भी तो सदियों लग जाएंगे भरने में। ठीक है, एक से भरोगे, फिर आप उसको कहीं या तो स्टोर करो या तो डिलीट करो, फिर से भरो। ठीक है, तो ये बेस्ट है आपके लिए, सस्ता भी पड़ेगा, 256 GB बेस्ट है। ये आपकी प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। और अब आते हैं नॉर्मल से, मतलब नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले बच्चे, उनके लिए है। सॉरी, कैमरा थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं, माफ़ करना। हाँ, तो ये है नेटफ्लिक्स वाले चिल बच्चे, इनके लिए कुछ, अगर ये चाहें तो प्लस 1 TB HDD भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी है आपको SSD, क्योंकि आप देखते हैं लैपटॉप जो होता है, जैसे हम स्क्रीन खोलते हैं उसका, कुछ पहले लैपटॉप्स आती थी बिना SSD वाली, बंद करते हैं फिर वापस खोलते हैं तो चालू होने में टाइम लगता है।
ठीक है। तो वो चीज़ आपकी बिल्कुल नहीं होगी, ठक से खोलेगा ठक से चालू हो जाएगी, आपको स्क्रीन मिल जाएगी, अपना काम करते रहो। प्रोग्रामिंग करते करते कभी आँख लग गई, बंद कर दो स्क्रीन, खोलो वो काम चालू कर दो, है ना, बस और क्या। और फिर SSD में ये भी फ़ायदा है कि आपकी कॉपिंग स्पीड जो होती है, कॉपिंग स्पीड ये इंटू 13 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। आपके नॉर्मल बिना SSD से HDD से अगर सेटा M.2 है तो ये दे सकता है आपको मैक्सिमम 6 Gbps ट्रांसफ़र स्पीड। यस, अब सही है दोस्तों, Gbps। मेरी गलती, यहाँ पर कैपिटल J कैपिटल भी लिखना चाहिए एक्चुअली, माफ़ कर देना। 6 Gbps तक आपको मिल सकता है कॉपिंग स्पीड। तो किसी भी लैपटॉप में आप जाइए, SSD आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं हम, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको वेट भी देखना है। तो जनरली स्टूडेंट्स लोग क्या प्रेफर करते हैं, हल्का लैपटॉप। तो आप वेट देखिए 1.86 kg से ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है। आपका लिमिट चाहिए, क्योंकि आपको हर रोज़ ले जाना है उसको बैग में ले जाके। अब गेमिंग लैपटॉप्स, गेमिंग वाले इस जगह पे थोड़े मार खा जाएंगे, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप जनरली भारी होते हैं, क्योंकि उनमें GPU बहुत बड़ा होता है और बैटरी भी थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि पावर तो ज़्यादा चाहिए उनको गेम खेलने के लिए, तो इसीलिए वो थोड़े भारी रह जाते हैं। इसीलिए इसमें एक डीमेरिट है, गेमिंग लैपटॉप वाले हार जाएंगे। और अब आते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले भाई, उनकी मौज हर जगह है, क्योंकि उनको कुछ चाहिए ही क्या भाई, बेसिक चाहिए, बस ले लो अपना 20 to 30 के में कोई भी लेनोवो आइडियापैड वगैरह, बस एंजॉय करो। ये स्पेशली प्रेफर्ड कर सकता हूँ मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा काम नहीं होता, प्रोग्रामिंग वगैरह हार्ड कोर चीज़ नहीं करनी होती, इसीलिए। तो 1.86 kg इसलिए क्योंकि रोज़ आप बैग में ले जाओगे, कॉलेज जाओगे, ठीक है। तो फिर आपको एक लाइट वेट आसानी रहेगी, ऐसा लगेगा पत्थर भर के नहीं ले जा रहे हो भाई पीठ में। तो आप हमेशा प्रेफर करना लाइट वेट लैपटॉप्स। अब नेक्स्ट आती है मेटल फिनिश लैपटॉप हमेशा आप प्रेफर करना, क्योंकि जो ये लैपटॉप्स होते हैं ना, इनका जो ये हिंजेस, ये आप देखेंगे, अगर आपके पास पैसा है, आप 4 साल तक तो चल जाएंगे कोई भी प्लास्टिक बॉडी लैपटॉप्स, 5 साल 6 साल भी चलेंगे, पर उससे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बार बार आप जब खोलते हो बंद करते हो, तो हिंजेस क्या होते हैं, थोड़े थोड़े डैमेज होना शुरू कर देते हैं। प्लास्टिक बॉडी में, मेटल बॉडी में नहीं बोल रहा, प्लास्टिक बॉडी में वो क्रैक्स आ जाते हैं यहाँ पर हिंजेस पे, और धीरे धीरे यहाँ पर बॉडी निकल आता है, तो फिर लो आपका धक्का। इसीलिए अब आते हैं स्क्रीन साइज़ पे दोस्तों। स्क्रीन साइज़ पे जनरली आपको अगर गेमिंग नीड नहीं है, एक्चुअली मुझे एक काम करना चाहिए था कि गेमिंग का बाद में बना देने चाहिए, क्योंकि किसी चीज़ में गेमिंग आ ही नहीं रहा है यहाँ पर। छोड़ो यार, अब क्या ही करें। तो 14 इंच काफ़ी होता है एक प्रोग्रामर के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप गो फॉर 15.6, क्योंकि एडिटिंग पैनल्स बहुत ज़्यादा होते हैं स्क्रीन पे, तो बड़े स्क्रीन पे फ़ायदा होगा। और गेमिंग भी चाहिए आपको 15.6 ही लेना। वैसे तो 14 इंच का कोई गेमिंग लैपटॉप आता नहीं है, उतना ध्यान नहीं है मुझे, कि आता भी होगा तो रेयर आता है। तो 15.6 इंचेस में फ़ायदे में रहोगे। प्रोग्रामिंग के लिए 14 इंचेस मोर देन एनफ। और फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल भाई दे, तुम चाहे तो टीवी लगा लो, तुम्हें उतना ही मज़ा आएगा जितना लैपटॉप में आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे। वो टॉपिक हमारा रहेगा हाई पावर। जिसका बजट रहेगा 40 to 50 की, ठीक है। सब मम्मी पापा को मना लेना इस हिसाब से, मैं कुछ नहीं कह रहा। प्रोग्रामिंग के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस फास्ट चाहिए, जैसे 4th ईयर में आप जाओगे तो आपको हैवी प्रोग्रामिंग्स आएंगी, कुछ जावास्क्रिप्ट या पाइथन में या तो मशीन लर्निंग में, तो तब आपको चाहिए होगा बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर, क्योंकि बड़े प्रोग्राम्स है, इतनी जल्दी कंपाइलर कंपाइल नहीं कर पाता, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए आपको पावर प्रोसेसर चाहिए
i5 10th जेन। दोस्तों आप कहीं का आपने बहुत जगह देखा होगा कि i5 10 जेन है, 9 जेन है, 8 जेन है। हमेशा जनरेशन के ऊपर डिपेंड करना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जनरेशन का खेल क्या होता है। ये होते हैं क्वाड कोर्स होते हैं, 4 कोर्स होते हैं इनमें। ये प्रोसेसर होता है जो लैपटॉप होते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टा कोर्स भी हैं हमारे पास जिसमें 8 कोर होते हैं, पर लैपटॉप में हमारे पास ये है वो क्वाड कोर ही प्रेजेंट होता है i5 10 जेन। तो i5 10 जेन जनरेशन का खेल होता है। अगर मैंने i7 थर्ड जेन लिया, ठीक है, भले ही i7 है और थोड़ा महंगा भी है, पर i5 जो 10 जेन है ना, वो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। i5 10 जेन इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये जनरेशन पुरानी है इसकी। इसमें जो चिपसेट्स होंगे वो थोड़े पुराने होंगे, पर i5 10 जेन i7 थर्ड जेन से बहुत अच्छा है। कब जनरेशन देखना, वही अगर हम बात कंपेयर करते हैं i5 10th जेन को और i7 10 जेन, तो हमेशा यही इससे अच्छा है। ये हमेशा अच्छा है क्योंकि इसका ये तो 7 भी अच्छा है, नंबर बड़ा है, प्लस इसकी जनरेशन भी ज़्यादा अच्छी है। इसमें थ्रेड ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ थ्रेड्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या होता है इसकी स्पीड 3.8 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है मिनिमम, और आप ओवरक्लॉक करोगे तो 4.4 तक गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग स्पीड ज़्यादा हो जाती है। और वीडियो एडिटिंग वाले जो हैं बंदे हमारे पास, जो बंदे चाहते हैं कि कॉलेज में जाएं भाई, वीडियो करेंगे, यूट्यूब बनाएंगे मेरी तरह, वैसे तो मैंने स्टार्ट ही किया है पर आप कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग में क्या होता है, आपका वो पिक्सेल्स होते हैं, वो उनको एडिटिंग करने में बहुत मेहनत का काम है और कंप्यूटर को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो फिर उसी के लिए जो कंप्यूटर हम बोलते हैं वो सीपीयू होता है मेन, जो मेन होता है वो सीपीयू होता है। तो सीपीयू को क्या करना है, हमें हमेशा अपडेटेड रखना है, मतलब बहुत अच्छा रखना है वीडियो एडिटिंग वाले और गेमिंग वालों के लिए। गेमिंग वाला तो छोड़ो, थोड़ा भी अपडेट रहेगा चलेगा, पर जो वीडियो एडिटिंग वाले हैं और हाई प्रोग्रामर्स है, हाई लेवल प्रोग्रामर्स, उनको अपना प्रोसेसर पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, प्रोसेसर्स पे, प्रोसेसर्स पे, क्योंकि यही है जो आपको हर चीज़ में काम आएगा, खासकर प्रोग्रामर्स और जो वीडियो एडिटिंग वाले और कंटेंट क्रिएटर वाले, देख लो ध्यान से, ठीक है। फ्यूचर, इन फ्यूचर अगर आप ये करते हो तो आपको ये बहुत काम आने वाला प्रोसेसर है। हमेशा प्रेफर कीजिएगा, आजकल i9 आ गया है पर बजट के लिए 4 to 5K में बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको i7 9 जेन तक मिल जाएगा 55K तक, ठीक है। और फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले आप राइजन यूज़ करो, कुछ भी करो, आपके लिए जो मर्ज़ी है आप वो करो, यू आर ओपन टू ऑल। अब दोस्तों यहाँ आता है कुछ, कहीं कहीं आपने तो फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे देखा होगा कि भाई किसी में राइजन 5 है, किसी में इंटेल i5 है, तो मैं कौन सा लूँ, इंटेल की राइजन। तो दोस्तों यहाँ आपका खेल आता है। एक अमेरिका में एक बार लड़ाई हुई थी ब्लू वर्सेस रेड की, ब्लू वर्सेस रेड की। ये था ब्लू, मतलब आपको समझ गए होंगे, इंटेल वर्सेस AMD। आज तक ये लड़ाई बहुत ख़तरनाक चलता है, ये एक निकालता है तो ये बड़ा निकाल देता है। तो इसीलिए हमेशा मैं बोलूँगा दोस्तों, अपने ओन एक्सपीरियंस से, मैंने दोनों यूज़ कर रखे हैं, इंटेल का i7 और इसका राइजन 7। प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है हमेशा AMD की ज़्यादा अच्छी होती है, पर इसका एक डीमेरिट है कि पावर बहुत ज़्यादा खींचता है, पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसीलिए थोड़ा बैटरी का बैकअप कम हो जाता है। इस तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा देर आराम से कॉलेज में बैठे रहेंगे, आपके प्लग पॉइंट की कमी है हर जगह, तो आप ये लीजिए इंटेल। वरना अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है पावर का, ठीक है, अगर मैं 5 घंटे की जगह 4 घंटे भी काम कर सकता हूँ बिना पावर जैक के, तो ठीक है, आप AMD ही लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे बैटरी बैकअप पे। दोस्तों मोस्ट ऑफ द लैपटॉप जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं वो आपको देते हैं 5 आवर्स to 6 आवर्स बैटरी लाइफ, ठीक है, 5 आवर to 6 आवर्स बैटरी लाइफ।
पर दोस्तों ये केवल दिखावा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस चक्कर में मत पड़ना। जो 6 आवर के बैटरी बैकअप है ना, ये आपको देगा 3.5 घंटा, 3.5 आवर। ठीक है, ये एक धोखा है, ये उनके स्टैंडर्ड टेस्टिंग होता है कंपनी, यहाँ पर छोटा सा स्टार भी लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस कि कैसे कंडीशन पे यूज़ करना है। 5 to 6 आवर देगी जब आप इसका पावर एकदम लो कर देंगे। कुछ एप्लीकेशन जैसे बैटरी सुपर पावर सेवर मोड नहीं होता हमारे फ़ोन में कि हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते, बस कॉल वॉल में SMS, वैसे ही ये जब 5 to 6 आवर्स आपको देगा, तभी जब आप सुपर पावर में रखेंगे उसको तभी देगा। ये एक धोखा है दोस्तों, इस छलावे मत पकड़ना। और गेमिंग लैपटॉप भाई, अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो आप बैटरी की सोचो ही मत, क्योंकि बैटरी बैकअप हमेशा आपको कमी मिलेगी। गेमिंग लैपटॉप्स की एवरेज बैटरी लाइफ इतनी होती है 2.5, उतनी, ये तो मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ पर फिर भी इतनी चल जाती है। पर वो लोग लिखते हैं 6 आवर, पर 2.5 ही चल पाती है मैक्सिमम गेमिंग लैपटॉप्स। और गेमिंग करने के लिए दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिएगा, पावर केबल लगा के गेमिंग करें। गेमिंग आप जब कर रहे हो तो पावर केबल हमेशा लगा के करें। इससे क्या होता है, आपके प्रोसेसर को एक पावर मिलती है, और जो जीपीयू होता है आपका, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, उसकी फ़ैन स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो बैटरी उसको, क्योंकि आपका जो बैटरी है ना, उसके पास एक लिमिटेड पावर्स होती हैं, वो ऐसे सप्लाई करता है सीपीयू को, जीपीयू को, फिर मदरबोर्ड के दूसरे कंपोनेंट्स को। पर जैसे ही आप पावर केबल कनेक्ट करते हैं तो अनलिमिटेड पावर सप्लाई होती है। तो ये तो वही हो गया ना, आपको समुंदर से पानी दे रहा हूँ, एक बोतल से पानी 100 लोगों में बांट रहा हूँ, और समुंदर से पानी 100 लोगों में बांट रहा हूँ। कौन सी आसानी होगी मुझे समुंदर से 100 लोगों में पानी बांटने की, इसीलिए। और अब आते हैं हम इस पे जीपीयूज़ पे दोस्तों, आपको जीपीयू भी लेना ही पड़ेगा अगर आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, क्योंकि या वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हैं। आपका जीपीयू अगर वीडियो एडिटिंग, या तो आपका, क्योंकि आपका प्रोसेसर अच्छा है वीडियो एडिटिंग वालों, क्योंकि आपका प्रोसेसर अच्छा है, मैं ज़ूम करके मान रहा हूँ, आपका अच्छा है, और आपका बैटरी बैकअप भी अच्छा है, और अपने क्या बोलते हैं, ये स्क्रीन साइज भी 14 इंचेस ले रखी हैं, तो आपका 2 GB ग्राफिक कार्ड में काम आराम से बन जाएगा, एकदम मक्खन। पर वहीं बात करता हूँ मैं गेमिंग वालों की, सॉरी, 4 GB इज़ मस्ट। और प्रेफर करो कि एनवीडिया 1050 Ti तो हो, बेसिक एनवीडिया 1050 Ti तो हो, क्योंकि अच्छे गेमिंग लैपटॉप में जो मतलब इस रेंज में 40 to 50 में 1050 Ti इज़ मस्ट। अब 1050 सिर्फ 1050 लोगे GTX तो आपका लैग करेगा, पर 1050 Ti लोगे तो उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी 1050 से। और भी हैं ग्राफिक कार्ड ऑप्शंस, वो आप पे डिपेंड करता है और आपके बजट पे डिपेंड करता है। और थर्ड कैटेगरी वाले, मतलब जो नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले, जिनको मतलब बस बेसिक है, कुछ पीपीटी वगैरह देखना है, मूवी के लिए नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले, खासकर जो मैं बोलता हूँ जिनको, उनके लिए भाई आप ग्राफिक कार्ड मत ही लो। जो MX स्टैंडर्ड ग्राफिक्स आता है, MX 120 जो एनवीडिया से आता है पहले से, वो इज़ मोर देन एनफ। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं दोस्तों 60 to 80K में। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग वाले, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 TB SSD। ठीक है, प्रोग्रामिंग वाले आपको 1 TB SSD मिल जाएगा। ठीक है, विंडोज़ 10 तो आपका जेन्युइन पैक होता ही है। साथ में आपका प्रोसेसर भी आपको अच्छा मिल जाएगा, कैन बी i7 9th Gen और i5 10th Gen। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप हार्डकोर प्रोग्रामिंग कर रहे हो, हार्डकोर करोगी 4th ईयर में, तो आपको अगर मशीन लर्निंग सीखने का या रोबोटिक्स वगैरह इन्वॉल्व रहना है, आर्डिनो लगाना है, और उस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करनी है हैवी, तो आप i7 लो। बाद में आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, पर इस i7 की ओवरक्लॉकिंग स्पीड i5 10 Gen से कम है, तो आप i7 लिया करो। ये भी ले सकते हो, गुड ऑप्शन, बट कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। और फिर हम आते हैं GPUs पे। GPU आपको 4 GB मिल जाएगा इस पर ऑटोमेटिकली। और कोशिश करना बैकलाइट कीबोर्ड हो, क्योंकि आप रात को भी प्रोग्रामिंग करना पसंद करोगे, जो लोग
पागल होते हैं कोडर्स। आधे लोगों को इंजीनियरिंग में बस कोडिंग 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 करने का ही शौक होता है, पर कुछ कुछ होते हैं मेरे ऐसे जिनको गेम खेलना भी बहुत पसंद होता है। गेमिंग में आपका भाई रात को भी गेम खेलना इज़ मस्ट। अगर हॉस्टल में जा रहे हो, रात मिल के CSGO खेलना, पड़ोसी सारे रूममेट्स के साथ लैन में कनेक्ट करके रात रात को 12 बजे तक, जब तक वार्डन नहीं आता, वार्डन चले जाने के बाद लाइट ऑफ करके। इसीलिए बैकलाइट कीबोर्ड इज़ मस्ट इसमें। तो वो तो आता ही है, हर गेमिंग लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड आता ही है, क्योंकि ये एक लैपटॉप बनाने वाले भी पता है भाई, वो भी गधे नहीं है। और GPU 4 GB है मस्त इसमें 1650 मैक्स क्यू आएगा, या तो 1660 Ti NVIDIA की तरफ से, या तो Ryzen 5600X। ये आपको इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, पर क्या करें, हमारी फूटी किस्मत है। बस ये बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है दोस्तों, पर क्या ही बोले, फूटी किस्मत है इंडिया वालों की कि AMD वालों की, सॉरी इंडिया वालों की नहीं, फूटी किस्मत है AMD वालों की कि इंडिया में इतना बड़ा मार्केट होते हुए भी लैपटॉप निकालते नहीं है इसका। और फिर हम आते हैं इस पे, यहाँ पर नेटफ्लिक्स वाले आपको भाई इसमें आप सेम प्रोग्रामर वाला ले लो, ठीक है। अगर आपका बजट इतना है तो आप ये सेम चीज़ ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको डबल फ़ायदा है ना। अब वीडियो एडिटिंग वाले हैं वो भी प्रोग्रामर के साथ ही जुड़ रहे हैं भाई, क्योंकि ये भी हैवी टास्क है। वीडियो एडिटिंग वालों के लिए 2 मैं रख रहा हूँ ऑप्शन, आप दोनों में से कोई एक ले। गेमिंग लैपटॉप ज़्यादा बेटर होगा, आई थिंक सो, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए मेन जो काम करता है GPU और CPU, दोनों ही गेमिंग लैपटॉप में अच्छे होते हैं। इसीलिए आप गो फॉर गेमिंग या तो 1TB SSD। अब दोस्तों हम आते हैं, जो बात करते हैं मेन चीज़, ठीक है, जिस पे बच्चे पागल हो जाते हैं। हम मैकबुक लें, बुक और विंडोज़, ठीक है, क्या लें, मैकबुक और विंडोज़। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, देखो अगर आप दोनों ही बहुत अच्छे लैपटॉप है। मैकबुक तो भाई माशाल्लाह क्या बोलें, ख़तरनाक लैपटॉप है। मैं बता रहा हूँ, अगर मैकबुक लिया तो इसकी एवरेज लाइफ 10 ईयर्स है, मतलब 10 साल तो एकदम मक्खन चलेगी, ठीक है। अगर आपने ले लिया, पैसे खर्च करते हो, नॉर्मल जो मैकबुक क्या बोलते हैं पुराना वाला एयर आता है, वो आता है आजकल 60,000 में, सस्ता हो गया थोड़ा क्योंकि आउटडेटेड है, पर भाई 10 साल चल जाएगा आराम से, कुछ भी नहीं होगा उसको। मेटल बॉडी है, मेटल फिनिश्ड है, एकदम मस्त मक्खन यूज़ करो। पर यहाँ आता है पर। दोस्तों अगर आप मैकबुक ले रहे हो, ठीक है, तो आप ये सोच के रखो कि आपको ज़िंदगी में कभी गेम नहीं खेलोगे जब तक आपके पास वो लैपटॉप है, क्योंकि गेमिंग तो भैया दूर दूर तक नहीं कर सकते। अगर भले आपका मूड कभी कर जाए कि चल यार एक गेम खेलते हैं, IGI भी नहीं खेल पाओगे, सच बता रहा हूँ मैं, IGI भी नहीं खेल पाओगे उसमें, बाकी अच्छे गेम तो छोड़ो। हाँ अगर आप ये सोच के चल रहे हो, हाँ भाई मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग ही करूँगा, कोडिंग ही करूँगा, दुनिया जाए धनिया डालने, तो गो फॉर मैकबुक, क्योंकि मैकबुक से अच्छा लैपटॉप सिर्फ प्रोग्रामर के लिए, सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए, उससे अच्छा कोई लैपटॉप है नहीं दोस्तों। इस 60,000 के बजट में मैकबुक एयर, और 1 लाख के ऊपर जा रहे हो तो मैकबुक प्रो एयर प्रो 2 ले लो, ख़तरनाक है वो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर गेमिंग नहीं कर पाओगे दोस्तों, सॉरी। और एक दिक्कत है कि मैकबुक में सारे आप ऐप्स चला नहीं सकते हो। अगर आप पैदाइशी अमीर हो कि आपके पास सब कुछ एप्पल का है, एप्पल वॉच है, आईफोन है, तो आप मैकबुक लो, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है। एप्पल टू एप्पल आप जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं, टक से खोला टक से कनेक्ट हो जाता है। पर विंडोज़ से, या तो क्या बोलते हैं, विंडोज़ के एप्लीकेशन मैकबुक में चलाना
तो आप भूल ही जाओ, इलीगल तो है ही, अगर एप्पल पकड़ेगा तो आपके एप्पल आईडी पे केस कर देगा। तो वो एक अलग बात है, लोग कर लेते हैं। पर एप्पल में जो होते हैं, मैकबुक में मैक्सिमम ऐप्स जो होते हैं, एप्लीकेशंस, वो पेड होते हैं बाई एप्पल, पेड ऐप्स होते हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं को चला सकते हो। और अगर आपको वगैरह वगैरह इधर उधर के ढिमकाना फलाना अगर चलाना है ऐप वगैरह, तो आपको एप्पल से परमिशन लेनी है, ख़रीदना है, ठीक है, तब आप कर सकते हो। वरना तो छोड़ ही दो भाई साहब, इम्पॉसिबल है वो। सिक्योर्ड है, चलो मान लिया, पर क्या ही करे भाई, ज़िंदगी में इंजीनियरिंग लाइफ है, चिल तो मारना ही है, तो मैकबुक छोड़ दो भाई। मैं तो बोलूँगा, अगर आप बहुत सीरियस अपने करियर को लेके सिर्फ भाई हम कोडिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे, तो गो फॉर मैकबुक। वरना विंडोज़ ही जाओ, गलती से भी मैकबुक नहीं लेना। लोग होते हैं, बच्चे सोचते हैं, बच्चे क्या, इवन मैं भी सोचता था भाई लेंगे, सस्ता है नया मैकबुक, तो एप्पल का लोगो दिखाएंगे, सब सोचेंगे भाई क्या अमीर बच्चा है, अमीर बच्चा है, लोगो लोगो लोगो, मैकबुक लिया है, मैकबुक लिया है। पर भाई घंटा कुछ किसी को फ़र्क पड़ता है, कॉलेज में घंटा किसी को कुछ फ़र्क पड़ता है। इसीलिए गो फॉर विंडोज़ इफ़ यू वांट टू प्ले गेम एंड चिल। मैकबुक एडिटिंग के लिए सही है, प्रोग्रामिंग के लिए सही है, पर फलाना ढिमकाना काम के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं। और अगर कुछ ख़राब हुआ बाई चांस मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ ख़राब हुआ तो आप समझ रहे हो ना कितने का धक्का है। बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, कम से कम 5,000 से ऊपर का धक्का है। अगर छोटा सा एक अगर सर्किट भी ब्रेक होता है, मिनिमम एप्पल स्टोर में 5,000 का आपको देना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम टाइम ये 5,000 आपको देना नहीं पड़ता। एक्चुअली क्या होता है, वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। वो आपको बोलेंगे कि सर आप इतने, सपोज़ 50,000 और दे दीजिए, हम आपको नया वाला अपडेटेड वर्जन, मतलब आईपैड क्या बोलते हैं, मैकबुक प्रो दे देंगे। तो बोलेगा, आपको लगेगा भाई ये तो मेरा मस्त हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा कि 50,000 का लैपटॉप, मैं बस 50,000 में 1 लाख का लैपटॉप ले रहा हूँ। पर आपका कटेगा, क्योंकि देखो पहले ही आपने, अगर 5 साल भी हो, 5 साल पहले आपने इसको 50,000 से लिया था, 60,000 से, प्लस 50,000 आप अभी दे रहे हो, है ना, ठीक है। तो फिर आपका कितना का खर्चा बैठा, 1,10,000 आपका वही कट रहा है सेम। पर आपको लगता है हाँ चलो कस्टमर वास्ते एप्पल टू एप्पल हो, चलो 5,000 का डिस्काउंट दे भी दे भाई, हमको एप्पल चाहिए ही नहीं, सोच लो। क्योंकि अगर मैकबुक लोगे, आपके पास नॉर्मल फ़ोन है एंड्रॉयड, कनेक्ट नहीं कर सकते, कनेक्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगा। लोग तारीफ़ बहुत करते हैं, पर जो लोग यूज़ करते हैं उन्हीं को पता होता है। अगर वैसे ही चाहिए आपको मैकबुक जैसा, तो आप गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस है, सरफेस लैपटॉप, वो भी बहुत बढ़िया है। मतलब क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव वर्क के लिए बहुत अच्छा है। या तो MSI का है, क्या MSI जो ग्लोबल अच्छा ब्रांड है, MSI प्रेस्टीज, उसका भी सीरीज़ बहुत अच्छा है, स्टील सीरीज़ है मेटल का। तो वो सब आपको फ़ायदेमंद रहेंगे। अब आते हैं हम, टच स्क्रीन वाला ले या नहीं। टच स्क्रीन दोस्तों, एक आता है HP पवेलियन, ठीक है, और एक डेल का भी आता है टच वाला, कुछ पता नहीं नाम मुझे, मेरे एक दोस्त के पास ये है। अगर दोस्तों आप इसमें ले रहे हो, तो आप एकदम टॉप एंड वाला लेना, 1 लाख वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका प्रोसेसर भी अच्छा मिलेगा, GPU तो रहता नहीं है इसमें एक्चुअली, पर वो लोग कभी कभी जो 1 लाख वाले में है उसमें 2 GB दे देते हैं, 2 GB की ग्राफिक कार्ड दे देते हैं। बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, वो कभी टाइम टू टाइम स्लॉट में निकल जाता है। और SSD तो भाई 1 TB SSD रहता है, प्लस 1 TB HDD रहता है, 1 TB HDD रहता है, SSD रहता है। तो आप अगर ये ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि सच बताऊं, मेरा एक दोस्त था, वो ना क्लास में नोटबुक कैरी नहीं करता था भाई, अमीर लड़का था, क्लास में नोटबुक्स कॉपी कैरी ही नहीं करता था। क्योंकि वो क्या करता था, ये इसका टच स्क्रीन था, इसका क्या बोलते हैं HP पवेलियन था, टच स्क्रीन था, और उसके साथ एक स्टाइलिश जैसा पेन भी मिलता है, वो ऐसे खोलता था और लिखता रहता था। क्योंकि उसके पास स्टोरेज भी ज़्यादा थी, रोज़ लिखता था और सेव कर देता था, और पूरा ऐसा लगता था कॉपी में लिख रहा है।
तो टीचर भी खुश, क्योंकि इंजीनियरिंग में दोस्तों, इंजीनियरिंग या मेडिकल में कॉपी आपके चेक नहीं होती जैसे स्कूल में होती है। इंस्पेक्शन है, कॉपी जमा करो, साइन चाहिए, A+ देंगे, ये देंगे वगैरह, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं होता। नोटबुक आपको ऐसे नाम के लिए नोट्स बनाने होते हैं, कोई चेक नहीं करता। तो इसीलिए वो क्या करता था, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें सब टक 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 लिख देता था और वो फ़ायदे में था हमसे। तो उसकी बैग एकदम हल्का था भाई। पर अगर चोरी तो बहुत होती हैं, चोरी वाली टॉपिक में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी नहीं लगता कि अगर कुछ आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, बच्चे अच्छे हैं आपके साथ, तो कोई चोरी नहीं करेगा। और कैमरास तो होते ही हैं आजकल। तो मेरे कॉलेज में चोरी वोरी होती नहीं थी और कैमरा हर जगह थे, तो वो सेफ़ था। HP पवेलियन जो है, ठीक है, 360, तो ये बहुत अच्छा है। तो आप ये ले सकते हो अगर आपको टच वाला पसंद है, नोटबुक पे लिखना है, दोस्तों के सामने शो ऑफ करना है, वाह रिच डैडी, गुड डैडी, मस्त, ये ले लो। पर मैं बता रहा हूँ, ले लोगे, कटने का चांस है फिर भी। क्यों? क्योंकि अगर बेटा, अगर कोई स्क्रैच आया, इसमें क्या बोलते हैं, थोड़ा सा क्रैक आया स्क्रीन पे, या वाटर स्पिल हुआ, तो समझ रहे हो ना, समझ जाओ। नहीं समझ रहे तो अब समझ जाओ भाई, बहुत बड़ा कट जाएगा। पूरा टच पैनल बदलना होगा कम से कम 30K का, समझ रहे हो। 30K बाई चांस हाथ से स्लिप हो गया, 30,000 गए। अगर आपका बैकग्राउंड है वैसा तो ले लो भाई। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं यही ख़त्म करूँगा। ये था लैपटॉप बाइंग गाइड। तो मेरे ख्याल से मैंने सब आपको बता ही दिया है। जो हाँ, मैं थोड़ा गरीब हूँ इसलिए सेटअप ख़राब है, क्या ही करें, एडजस्ट कर लो। आप लोग सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, थोड़े पैसे आ ही जाएंगे। चलो बाय। तो ठीक है दोस्तों, अलविदा, आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल गेमिंग डी को। थैंक यू।